मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। हो सके फैन युआन, मेरी मदद करो। टैंग नाना का चेहरा थोड़ा सा बदल गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा इमोशन था। मैंने अपना सिर खुजाया। मुझे भी समझ नहीं आया कि शू जिंगजिंग ने अचानक मेरा नाम क्यों लिया। जल्दी यहाँ आओ। टैंग नाना थोड़ी हेल्पलेस लग रही थी, पर फिर भी उसने मुझे हाथ से इशारा करके बुलाया। मैं जल्दी से सोफा के पास गया और नीचे बैठा। मैंने शू जिंगजिंग के सिकुड़े हुए माथे को देखा, थोड़ा सा हिचकिचाया और ब्लैंकेट के बाहर निकले हुए उसके हाथ को आराम से पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोला, जिंगजिंग क्लासमेट, मैं यहाँ हूँ, डरो मत। शायद मेरी आवाज सुनकर शू जिंगजिंग धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके माथे की सिकुड़न भी आराम से खुल गई और उसके मुंह से आ रही बड़बड़ाहट भी रुक गई। टैंग नाना ने मुझे शू जिंगजिंग का हाथ पकड़े हुए देखा। उसके दिल में बिना किसी बात के थोड़ी जलन और उदासी होने लगी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और धीमी आवाज में बोली, मैंने सोचा नहीं था कि जिंगजिंग तुम पर इतना ट्रस्ट करती है। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा और मैंने जल्दी से शू जिंगजिंग का हाथ छोड़ दिया। मैं खड़ा हुआ, अपना सिर खुजाते हुए बोला, शायद इसलिए क्योंकि हमने अभी कुछ चीजें साथ में फेस की हैं, तो उसे अंदर से लग रहा होगा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। टैंग नाना ने आराम से हाँ में सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली, पर उसकी नजरें अभी भी शू जिंगजिंग पर ही टिकी थी। फैंग योयुए बेडरूम से बाहर आई। उसने ये सब देखा और हंसते हुए बोली, ओहो भाई, मुझे नहीं पता था कि तू लोगों को इतने अच्छे से हैंडल कर लेता है। ये बोलते हुए वो मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा। भाई, मैंने अपना रूम सेट कर दिया है। आज रात नाना दीदी और जिंगजिंग दीदी मेरे रूम में सोएगी। तू सोफा पर सो जाना, ठीक है? वेट, तू कहाँ सोएगी? मैंने नोटिस किया कि फैंग योयुए ने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मैं, ये भी कोई सोचने वाली बात है। मैं तो पक्का अपने भाई के साथ ही सोगी ना। फैंग योयुए ने अपने पीछे से एक ग्रे कलर का रैबिट सॉफ्ट टॉय निकाला और एकदम हक जताते हुए मेरी तरफ देखने लगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं और टैंग नाना लगभग एक साथ बोले। जब मैंने सुना कि टैंग नाना ने भी मना किया है, मैं थोड़ा हैरान हुआ और पलटकर उसे देखा। टैंग नाना को लगा कि उसने थोड़ा ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वो एक्सप्लेन करने लगी, युए, तुम अब बड़ी हो गई हो। अपने भाई के साथ सोना अब ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूं? पर मुझे अपने भाई के साथ सोए हुए बहुत टाइम हो गया है। पिछले 1 महीने से मेरा भाई मेरे साथ ही तो रह रहा था। फैन योयुए ने मुझे आंख मारी और चुपके से टैंग नाना का रिएक्शन चेक करने लगी। ओए ओए ओए, तू फिर से ऐसी बातें क्यों बोल रही है जिससे लोगों को गलतफहमी हो जाए? मैंने फैंग योयुए के सिर पर एक हल्की चपत लगाई और फिर पलटकर थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए टैंग नाना को एक्सप्लेन किया। उस टाइम योयुए बीमार थी, वो अकेली थी, तो मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए उसकी देखभाल करने आ गया था। टैंग नाना ने आराम से सिर हिलाया। उसके दिल की वो अजीब सी जलन और टेंशन थोड़ी कम हुई, पर फिर भी एक हल्की सी उदासी उसके दिल में रह गई। जब मेरे नल्ले भाई को मेरे साथ सोने का बिल्कुल मन नहीं है, तो फिर मुझे जिंगजिंग दीदी के साथ बड़े बेड पर ही सोना पड़ेगा। फैंग योयुए ने जानबूझकर बेचारी सी शक्ल बनाई, अपने रैबिट टॉय को घसीटते हुए धीरे धीरे बेडरूम की तरफ जाने लगी और साथ ही टैंग नाना को आंख का इशारा किया। और दूसरी तरफ लॉन्ग आउतियन फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो फिर से पाइल्स डिपार्टमेंट में ही गया था। होस्ट, आपका पिछवाड़ा ठीक तो है ना? तुझे मैं कहाँ से ठीक लग रहा हूँ? लॉन्ग ऑटियन वार्ड में जोर से चिल्लाया। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं वो घटिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने बिल्कुल नहीं जाता। मेरी तो जान ही जाने वाली थी वहां। होस्ट, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ बहुत से खतरे ऐसे हैं जिनका हम पहले से अंदाजा लगा नहीं सकते, और इस दुनिया का फायरवॉल पिछले कुछ दुनियाओं से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट है। इसलिए मैं यहाँ आपको बहुत लिमिटेड मदद ही दे सकता हूँ। तो फिर मुझे उन चारों कैंपस ब्यूटीज को पटाने की क्या जरूरत है? क्या हमारा फाइनल गोल ये नहीं है कि लॉन्ग फैमिली जियांगचेंग के सारे बिजनेस को अपने कंट्रोल में ले ले और पूरे जियांगचेंग पर राज करे? ऐसा ही है होस्ट। अभी बीच के जितने भी मिशंस हैं, वो सब मेरी डीप कैलकुलेशंस के बाद ही प्लान किए गए हैं। ये इस दुनिया की स्टोरी को बदलने का सबसे फास्ट रास्ता है, क्योंकि अगर इस दुनिया की ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से चले तो लॉन्ग फैमिली जब 3 साल बाद जियांगचेंग के बिजनेस में एंट्री लेगी, तो जियांगचेंग की सारी लोकल कंपनीज एक साथ मिलकर उन्हें बुरी तरह हरा देगी और उसके बाद वो कभी उठ नहीं पाएंगे और हमेशा के लिए एक सेकंड क्लास फैमिली बनकर रह जाएंगे। इतना बुरा होगा क्या? पर अगर होस्ट, आप उससे पहले इन कैंपस ब्यूटीज का दिल जीत लेते हैं, तो उनके पीछे खड़ी उनकी फैमिली पावर लॉन्ग फैमिली की मदद करेगी, जिससे लॉन्ग फैमिली जब एंट्री लेगी तो वो जियांगचेंग में मजबूती से खड़ी हो पाएगी और धीरे धीरे पूरे जियांगचेंग को अपने कंट्रोल में कर लेगी। बैंकरप्ट होने की किस्मत बदल जाएगी और आप पूरी तरह से बाजी पलट देंगे। सिस्टम ने बहुत शांति से एक्सप्लेन किया। लॉन्ग ऑटिया ने अपने दांत पीसे, पट्टियों से बंधे अपने पिछवाड़े को सहलाया। दर्द के मारे उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। ठीक है फिर,
पर अभी मेरी जो हालत है, मैं ठीक से चल भी नहीं सकता, तो मैं उन्हें पटाने कैसे जाऊंगा। लॉन्ग ऑटियन को अचानक तो लिंगवोंग की वो स्टॉकिंग के पीछे से उड़ाने वाली मजे लेने वाली नजरें याद आ गई और गुस्से में उसके दांत कड़कड़ाने लगे। और वो मिस्टीरियस स्टॉकिंग वाला आदमी, ये बेवकूफ आदमी आखिर कहाँ से टपक पड़ा। अगली बार अगर वो मुझे दिखा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर एक बात पक्की है कि इस दुनिया में उसकी पावर लेवल जेनिन के टॉप लेवल पर है। तेरी माँ की, जेनिन है ना सिस्टम। मुझे इस दुनिया की पावर और स्किल्स खरीदनी है। होस्ट, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? हाँ, मैं पक्का करना चाहता हूँ, 100% पक्का। मैं इतनी सारी दुनियाओं में तबाही मचा चुका हूँ और पहली बार किसी ने मुझे इस तरह कुत्तों की तरह पीटा है। मैं ये बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उस मिस्टीरियस स्टॉकिंग वाले आदमी को जान से मारना है। होस्ट, अगर हम इस दुनिया में हैक करके पावर लाते हैं तो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा रिसोर्सेस खर्च होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पहले की सारी कमाई भार में जाए वो सब। अभी मुझे बस उस मिस्टीरियस स्टॉकिंग वाले आदमी को मारना है। फेंग यू यूरे जू जिंगजिंग के बगल में लेटी हुई थी। वो फेंग युआन और तांग नाना के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मेरे बुद्धू भाई, मेरी जैसी मैच मेकर बहन मिली है तो चुपचाप खुश हो जा। जैसा तेरा दिमाग है ना, मुझे तो पता भी नहीं था कि तू कभी कोई भाभी घर ला पाएगा या नहीं। दादाजी रोज इसके बारे में बोल बोल कर मेरे कान पका चुके हैं। उसने करवट ली और सू जिंगजिंग के शांत सोते हुए चेहरे को देखकर धीरे से बड़बड़ाई, जिंगजिंग दीदी सच में बहुत बेचारी है। लॉन्ग फैमिली में पक्का इन्होंने बहुत दुख झेले होंगे। सू जिंगजिंग ने नींद में हल्के से करवट ली और कुछ ऐसी बातें बड़बड़ाई जो ठीक से समझ नहीं आ रही थी। फेंग यूयू ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे प्यार से थपथपाया ताकि वो वापस आराम से सो सके। चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी, जिससे हर चीज पर एक हल्की सी सिल्वर चादर सी बिछ गई थी। हॉल में तांग नाना सोफा पर सो रही थी और उसने अपना सिर बाहर निकालकर नीचे जमीन पर फैले हुए मुझे घूरा। तांग नाना ने मेरे उस अजीब से सोने के तरीके को देखा और उसकी स्माइल थोड़ी सी अटक गई। उस कम रोशनी में मेरे चेहरे के कट्स बहुत शांत लग रहे थे। रोज जो मेरा एक नॉन सीरियस सा लुक होता था, इस वक्त वो एक छोटे बच्चे जैसा मासूम लग रहा था। तांग नाना की नजरें कुछ देर के लिए मेरे चेहरे पर ही टिक गई और उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। उसने आराम से एक सांस छोड़ी, अपने ऊपर पड़े ब्लैंकेट को थोड़ा खींचा और खुद को ठीक से सुलाने की कोशिश करने लगी। पर उसका दिमाग अपने आप वापस उसी टाइम में चला गया जब हम साथ में डांस कर रहे थे। हालांकि शुरू में मेरे डांस स्टेप्स बहुत खराब थे, पर मैंने पूरी मेहनत से सीखा और मेरी रिदम बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं जल्दी ही उसकी स्पीड के साथ मैच कर गया। तांग नाना को याद आया कि जब फांग युआन ने उसकी कमर पकड़ी थी तो उसके हाथ कितने गर्म थे। ये सोचकर ही उसके गाल लाल होने लगे। जब तांग नाना इन्हीं ख्यालों में डूबी थी, तभी मैं नींद में अचानक थोड़ा सा हिला और नींद में ही बड़बड़ाने लगा, डांस मुझे हर हाल में जीतना है। मेरी ये बड़बड़ाहट सुनकर तांग नाना के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। उसके गाल पूरी तरह गर्म हो गए। वो हैरान भी थी और खुश भी। क्या फेंग युआन सपने में भी मेरे साथ डांस प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहा है? उसने बिना सोचे अपना सिर मेरी तरफ थोड़ा और पास किया ताकि वो और ठीक से सुन सके, पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सोफा से नीचे गिर गई। आ! तांग नाना धीरे से चिल्लाई और वो पूरी की पूरी सीधा मेरे ऊपर आकर गिर गई। मैं अचानक इस भारी वजन से जाग गया। आधी नींद में अपनी आंखें खोली तो देखा कि तांग नाना का प्यारा सा चेहरा मेरे एकदम करीब था। हम दोनों की नाक लगभग एक दूसरे से टच हो रही थी और हमारी गर्म सांसें एक दूसरे से मिल रही थी। तांग नाना की बड़ी बड़ी आंखों में घबराहट और शर्म साफ दिख रही थी। वो उठना चाहती थी, पर उसे रियलाइज हुआ कि उसका हाथ मेरे शरीर के नीचे दबा हुआ था और वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। नाना क्लासमेट, मैं भी इस सीन की वजह से पूरा लाल हो गया था। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। मैं गलती से नीचे गिर गई, तांग नाना ने हकलाते हुए एक्सप्लेन किया। वो मेरे दिल की तेज धड़कन को अपने पतले कपड़ों के आर पार फील कर पा रही थी, जिससे उसका खुद का दिल भी घबराहट में जोर जोर से धड़कने लगा। हम दोनों बस ऐसे ही अटके हुए थे। वहां का माहौल इतना रोमांटिक और टेंशन वाला हो गया था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। ठीक उसी टाइम बेडरूम का दरवाजा अचानक खुला। फांग यूयुए अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई और मुंह में बड़बड़ा रही थी, इतनी रात को तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी आवाज क्यों आ रही है? जमीन पर इस रोमांटिक सीन को देखते ही फांग यूयुए की नींद एक झटके में उड़ गई। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई और चेहरे पर एक खुराफाती स्माइल आ गई। ओहो, क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया? मैं और तांग नाना तुरंत होश में आए। तांग नाना जल्दी से छटपटाते हुए उठने लगी। मैंने भी जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया जो मेरे नीचे दबा था। हम दोनों उठकर बैठ गए, एक दूसरे की तरफ पीठ करके, और अपने जोर जोर से धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश करने लगे। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस नाना क्लासमेट गलती से सोफा से नीचे गिर गई थी। मैंने जबरदस्ती नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करते हुए एक्सप्लेन किया, पर मेरे लाल हो चुके कान
मेरा सारा राज खोल रहे थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तंग नाना ने भी मेरी बात में हाँ मिलाई। उसकी आवाज मच्छर जैसी धीमी थी। फंग योयो ने अपना मुंह हाथ से छुपाकर हंसी रोकी। अरे हाँ, मैं सब समझती हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं तो बस पानी पीने आई थी। ये बोलते हुए वो उछलती कूदती किचन की तरफ जाने लगी और पीछे मुड़कर मजे लेने से भी पीछे नहीं हटी। पर थोड़ा आराम से करना, कहीं जिंगजिंग दीदी ना उठ जाए। तंग नाना ने ये बात सुनी तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। तंग नाना ने हल्के से खासा अपने थोड़े बिखरे हुए बालों को ठीक किया और धीमी आवाज में मुझसे बोली, वो अभी जो हुआ उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारा हाथ मेरे नीचे दब गया। मैंने जल्दी से रिप्लाई किया, पर मेरा दिल अभी भी उस छोटे से पल और उस हार्ट बीट बढ़ा देने वाले टच को याद करके मजे ले रहा था। फंग योयो ने पानी पीकर खत्म किया। एक बार फिर हम दोनों को खुराफाती नजरों से देखा और फिर मजे में गाना गुनगुनाते हुए आराम से बेडरूम में वापस चली गई। मैं और तंग नाना अपनी जगह पर ही बैठे रहे। वहां का माहौल एकदम ऑकवर्ड हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। सुनो, तंग नाना ने घबराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरा। हाँ, मैं तुरंत अलर्ट होकर एकदम सीधा बैठ गया। तंग नाना जोर से हंस पड़ी। एकदम बुद्धू हो तुम। मैं भी हंसने लगा। अब वहां का माहौल थोड़ा हल्का और नॉर्मल हो गया था। तंग नाना वापस सोफा पर जाकर बैठ गई। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने होठों को दबाया और बोली, क्या तुम ऊपर आकर सोना चाहते हो? क्या ऊपर? मुझे बस लगा कि ये सोफा काफी बड़ा है तो हम दोनों के लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम नीचे जमीन पर सो रहे हो तो तुम्हें पक्का अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। तंग नाना की आवाज धीरे धीरे बहुत कम हो गई, पर फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर अपनी बात पूरी की। मैं थोड़ा हैरान होकर उसे देखने लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि टैंग नाना अचानक से ऐसा इन्विटेशन देगी। मैंने उसके हल्के लाल हो चुके गालों को देखा और मुझे पता था कि वो इस वक्त पक्का बहुत नर्वस और शर्मा रही होगी। अगर तुम ऊपर नहीं आना चाहते तो रहने दो, टैंग नाना ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा। असल में उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक ऐसा प्रपोजल क्यों दे दिया। शायद अभी जो रोमांटिक सीन हुआ था उसकी वजह से उसका दिमाग थोड़ा गर्म हो गया था। उसने घबराकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंने मना थोड़ी किया है, मैंने जल्दी से रिप्लाई किया। जमीन पर सोना सच में बहुत अनकंफर्टेबल है। अभी बस थोड़ी देर ही सोया था और पूरे शरीर और कमर में दर्द होने लगा है। कोई बात नहीं, वैसे भी आज रात टैन नाना के साथ सोने का ही टर्न था, बिल्कुल उस दिन की तरह। उसके बगल में लेटना ही तो है। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और एक ही सांस में सोफा पर चढ़ गया। असल में सोफा ज्यादा चौड़ा नहीं था। हम दोनों के एक साथ लेटने के बाद हमारी बॉडी का एक दूसरे से चिपकना कंपलसरी था। टैंग नाना के शरीर की हल्की हल्की खुशबू मेरी नाक के पास घूम रही थी, जिसने मेरे दिल की धड़कन को वापस आउट ऑफ कंट्रोल फास्ट कर दिया। क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्लैंकेट दे दूं? मैंने टैंग नाना की धीमी आवाज सुनी और मुझे बस अपने कान के पास एक गर्म हवा फील हुई, जिसने मेरी पूरी बॉडी को गर्म कर दिया। हाँ ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं टैंग नाना की सॉफ्ट बॉडी को अपने आप से चिपका हुआ फील कर पा रहा था। हर एक सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा हो। टैंग नाना ने आराम से ब्लैंकेट का एक कोना पकड़ा और इस तरफ थोड़ा सा खींचा। हम दोनों उस छोटे से सोफा पर एक बहुत ही क्लोज और इंटीमेट पोजीशन में साथ थे। मैंने अपनी सांसों को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की, पर मेरा दिल अभी भी ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। फैन युआ, टैंग नाना ने धीमी आवाज में पुकारा। उसकी आवाज इस शांत रात में बहुत क्लियर लग रही थी। मैंने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और देखा कि हम दोनों के चेहरे एकदम करीब थे। हम एक दूसरे की सांसों को फील कर सकते थे। क्या तुम सच में बस उस सीक्रेट ग्रैंड प्राइज के लिए ही डांस पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हो? टैंग नाना की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे वो मेरे दिल के अंदर छुपे सच को ढूंढना चाहती हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाया। मेरा दिमाग बहुत स्पीड में चल रहा था। एक तरफ तो इसलिए क्योंकि इस वक्त टैंग नाना के साथ इतने क्लोज आने से मेरा दिल नर्वस और घबराया हुआ था, और दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था कि इस सवाल का जवाब क्या दूं। अगर मैं सच बोल दूं कि डांस पार्टी में आना सिस्टम के मिशन की वजह से है और इससे इस दुनिया का फ्यूचर जुड़ा है, तो वो पक्का विश्वास नहीं करेगी और शायद मुझे कोई पागल समझेगी। पर अगर मैं सीक्रेट ग्रैंड प्राइज का बहाना बनाता रहा तो लग रहा था कि टैंग नाना ने शायद इस बहाने पर विश्वास करना बंद कर दिया है। मैंने थोड़ी देर सोचा और आधा सच आधा झूठ बोलने का डिसीजन लिया। नाना क्लासमेट, सीक्रेट ग्रैंड प्राइज सच में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हारे साथ डांस प्रैक्टिस करने का ये टाइम मैं सच में बहुत खुश था। मैंने रियलाइज किया कि मैं इस चीज का बहुत वेट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ उस डांस पार्टी में स्टेज पर खड़ा हूँ। वो फीलिंग सिर्फ प्राइज जीतने के बारे में नहीं है। टैंग नाना थोड़ी हैरान रह गई। उसके गाल अंधेरे में और भी गर्म हो गए। उसने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा बोलूंगा। उसके दिल में जैसे कोई छोटा हिरन पागलों की तरह इधर उधर टकरा रहा हो। फेंग युआन, टैंग नाना ने अचानक अपनी उंगली उठाई और मेरी नाक की तरफ पॉइंट किया। क्या तुम मुझे पटाना चाहते हो? मैं भी हैंग हो गया। सवाल तो ठीक था, पर अचानक से पूछा गया था। अगर कहूं कि नहीं चाहता तो यहाँ का माहौल तो उसी लेवल पर सेट हो चुका था। अगर कहूं कि हाँ चाहता हूं
तो सच में थोड़ा बहुत मन तो है ही। नाना, असल में मैंने बस बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तंग नाना ने अपनी इंडेक्स फिंगर मेरे होठों पर रखी। कुछ मत बोलो। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट और शर्म थी। उसकी वो उंगली मेरे होठों को हल्के से टच कर रही थी, जिसने मुझे उसी सेकंड फ्रीज कर दिया। इस पल हम दोनों के बीच का माहौल और भी गर्म हो गया था। हॉल में इतनी शांति थी कि सिर्फ हम दोनों की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तंग नाना की इस हरकत से मैं वही का वही जम गया। इतने करीब उसकी गोरी उंगली को देखकर और उसके हल्के लाल गाल और चमकती हुई आंखों को देखकर मैं कुछ टाइम के लिए भूल ही गया कि क्या रिया करूं। तंग नाना की आंखें थोड़ी नशीली और खोई हुई लग रही थी। उसे खुद भी